Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum dear students. My name is Mohammad Talha Hashmi and I am lecturer in chemistry in Punjab Group of Colleges Sahiwal. है एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। तो सबसे पहले हम अपने टॉपिक का इंट्रोडक्शन लेते हैं कि ये एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन जो है ये टर्म किसने डिस्कवर की थी, या फर्स्ट टाइम ये टर्म किसने इंट्रोड्यूस करवाई थी। तो डियर स्टूडेंट्स, द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय Swedish scientist Svante Arrhenius. So he was the first scientist who introduced or who used the term which was known as energy of activation. तो अब देखिए, ये तो हमारे पास इंट्रोडक्शन हो गया और इस पॉइंट को आपने देखा, ये पॉइंट मैंने हाईलाइट कर दिया, अंडरलाइन कर दिया। तो ये आपके पास एमसीक्यूज के तौर पर भी पूछा जा सकता है कि हु इंट्रोड्यूस्ड द टर्म एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। इस सवाल में जाने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये सवाल एक लॉन्ग क्वेश्चन है। कैसे लॉन्ग क्वेश्चन बनता है? एक्सप्लेन एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। और हाँ, अगर लॉन्ग में नहीं आता तो इसमें एक शॉर्ट क्वेश्चन भी मौजूद है और इस शॉर्ट क्वेश्चन का नाम है डिफाइन एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। तो ये दोनों सूरतों में हमारे लिए बहुत ज्यादा फ्रूटफुल है, हमने बड़े गौर से इसको समझना है। तो प्यारे बच्चों, हमारे पास सबसे पहले हम जो चीज डिस्कस करते हैं किसी भी एक टॉपिक के हवाले से, वो उसकी डेफिनेशन होती है। तो देखिए, हमारे पास एनर्जी, पहले एक सिंपल डेफिनेशन रखी है जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा कि देखिए, इट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द रिएक्टेंट्स टू कन्वर्ट इनटू अ प्रोडक्ट। इसका मतलब ये हुआ, मफहूम ये हुआ कि ये वो कम से कम एनर्जी है जो रिएक्टेंट्स को दरकार होती है प्रोडक्ट में जाने के लिए। इसका मतलब है, अगर ये एनर्जी रिएक्टेंट के पास होगी तो फिर वो प्रोडक्ट में जाने के काबिल होंगे। हाँ, अगर आप ये याद करना चाहें तो ठीक, हमारी बुक में जो डेफिनेशन लिखी है वो क्या कहती है? मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर अफेक्टिव कोलिजन। दिस इज एक्चुअली व्हाट इज एक्टिवेशन एनर्जी और एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, जिसमें हमने ये कहा कि वो कम से कम एनर्जी जो दरकार है, किसको दरकार है? रिएक्टेंट्स को। क्यों दरकार है? प्रोडक्ट में जाने के लिए। तो इसको हम कहते हैं एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। अब जो पहला सवाल आपके माइंड में आएगा डेफिनेटली, वो मैंने बात अंडरलाइन की हुई है, क्या है? इफेक्टिव कोलिजन। तो ये जानना बहुत जरूरी है कि इफेक्टिव कोलिजन क्या होता है। तो ये बड़े गौर से और बड़े तवज्जो से इंशाल्लाह हम अपने आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। लेकिन मैं थोड़ा सा एक बात बताता चलूं, क्योंकि इफेक्टिव कोलिजन क्लियर करना बहुत जरूरी है। इफेक्टिव का मतलब होता है मुअस्सर और कोलिजन का मतलब होता है टकराव। तो बच्चों, बात यह है कि जब रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं और वो इस एनर्जी बैरियर को क्रॉस करके प्रोडक्ट में चले जाते हैं, तब हम कहते हैं कि उनके दरमियान जो कोलिजन था वो मुअस्सर था, वो इफेक्टिव था। रिएक्टेंट के पास इतनी एनर्जी थी कि वो चले गए कहां पर? प्रोडक्ट में। तो इसको हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। तो ये तो हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन का पहला हिस्सा हुआ। ये शॉर्ट क्वेश्चन अगर आप सिर्फ यही लिखेंगे तो आपको 1 मार्क मिलेगा इसमें। लेकिन अगर आप आगे आ चलें, हमारे पास नेक्स्ट क्या है? सिंबल एंड यूनिट। तो प्यारे बच्चों, द सिंबल ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी इज EA। E मीन एनर्जी एंड A मीन्स एक्टिवेशन। तो ये हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी का सिंबल है। और अगर हम इसके SI यूनिट की बात करें तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी के लिए जो हम SI यूनिट यूज करते हैं, दैट इज बेसिकली कॉल्ड किलो जूल पर मोल। तो ये दो बातें हो गई। अगर आप ये लिखेंगे इसमें तो आपके पास 2 नंबर हासिल करने का बहुत ही अच्छा चांस होगा और यकीनन आप 2 नंबर हासिल कर पाएंगे। कि हमारे पास आप देखेंगे कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या है और उसका यूनिट क्या है और उसका सिंबल क्या है। तो ये तो एक बात हो गई। मेरा ख्याल है आपको ये बात समझ आ गई होगी कि वो एनर्जी जो रिएक्टेंट्स को दरकार है प्रोडक्ट में जाने के लिए, रिप्रेजेंट करते हैं किससे? EA से। इसका सिंबल क्या है? किलो जूल
पर मोल। वेरी गुड। अब देखिए नेक्स्ट जो पॉइंट मैं आपसे डिस्कस करूंगा वो इसी की कंटिन्यूशन है। अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता है जैसे कि, तो मैंने इसको मुख्तसर हेडिंग्स में कन्वर्ट कर दिया है ताकि आपको ये समझना और सीखना बड़ा आसान हो जाए। तो डियर स्टूडेंट्स, आई हैव अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर एक्टिवेशन एनर्जी। तो इसमें देखिए फॉर एक्टिवेशन एनर्जी वी प्लॉट ग्राफ। दो चीजों के दरमियान हम ग्राफ प्लॉट करते हैं। कौन कौन सी दो चीजें? पोटेंशियल एनर्जी अलोंग वाई एक्सिस, जैसे कि आप देख रहे हैं वी हैव अ पोटेंशियल एनर्जी अलोंग y-axis and the progress of a reaction along x-axis। यानी कि हम दो चीजों के दरमियान एक ग्राफ प्लॉट करने जा रहे हैं और वो ग्राफ क्या है कि हम देखेंगे कि एक तरफ हम पोटेंशियल एनर्जी और दूसरी तरफ हम प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन अलोंग x-axis ड्रॉ करें। तो प्यारे बच्चों अब जरा गौर कीजिएगा, ये जो आपको नजर आ रहे हैं ग्रीन और ब्लैक, ये क्या है? ये रिएक्टेंट्स के मॉलिक्यूल्स हैं, रिएक्टेंट्स के पार्टिकल्स हैं। और ये क्या करना चाहते हैं? ये आपस में रिएक्ट करना चाहते हैं। ये प्लस का साइन आपको नजर आ रहा है। ये आपस में रिएक्ट करना चाहते हैं, केमिकली रिएक्ट करना चाहते हैं और ये कन्वर्ट होना चाहते हैं किसमें? इनटू प्रोडक्ट, टू फॉर्म अ न्यू केमिकल प्रोडक्ट। इसे हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन। तो प्यारे बच्चों बात यह है कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है, रिएक्टेंट्स को एक ब्रिज क्रॉस करना होता है। आप ये समझ लीजिए रिएक्टेंट को एक बैरियर क्रॉस करना होता है। आप ये समझ लीजिए अगर रिएक्टेंट के पास उस बैरियर को क्रॉस करने के लिए एनर्जी दरकार है, उनके पास एनर्जी मौजूद है, फिर वो क्या करेंगे? वो उस बैरियर को क्रॉस कर जाएंगे और उसे हम कहेंगे कि वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। इस बैरियर को हम क्या बोलते हैं? इसे एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर भी कहते हैं, इसे एनर्जी हिल भी कहते हैं, या इसे सिंपली हम एनर्जी बैरियर भी कहते हैं। इसका मतलब है अगर इन रिएक्टेंट के पास इतनी एनर्जी है तो ये हमारे इस बैरियर को क्रॉस करके प्रोडक्ट में आ जाएंगे, और अगर इनकी एनर्जी इससे कम है तो ये यहीं रहेंगे, ये बाउंस बैक हो जाएंगे, ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होंगे। वेरी गुड, बहुत अच्छे। प्यारे बच्चों अब हम आगे चलते हैं और अपनी बात को एक्सप्लेन करते हैं, अपने लॉन्ग क्वेश्चन को एक्सप्लेन करते हैं। एक्सप्लेनेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपको बड़े गौर से एंड तक ये बात को सुनना और समझना होगा और बड़ी डिटेल से ये बातें आपके समझ में आएंगी। तो बच्चों देखिए जब हम ऐसी एक्सप्लेनेशन की तरफ चलते हैं हमें पता चलता है कि पार्टिकल ऑफ रिएक्टिंग मिक्सचर, ये हमारे पास जो पार्टिकल्स हैं रिएक्टिंग मिक्सचर के, वो क्या हो सकते हैं? वो एटम भी हो सकते हैं, वो आयंस भी हो सकते हैं, वो मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। वो क्या बनाते हैं? सबसे पहले होमोजीनियस मिक्सचर, वो होमोजेनाइज हो जाते हैं। होमो मीन सेम, वो एक जैसा मिक्सचर बना लेते हैं। हमने कहा जी ठीक, एक्सप्लेनेशन में पहली बात क्या होगी? दैट द पार्टिकल्स विल मेक अ होमोजीनियस मिक्सचर। एक बात हो गई, जब ये मिक्सचर बनाते हैं तो इन पार्टिकल्स की आपस में क्या होती हैं बच्चों? कोलिजन्स। ये आपस में टकराते हैं और टकराने के बाद कुछ पार्टिकल्स जो हैं दे गॉट कन्वर्टेड इनटू द प्रोडक्ट। सारे पार्टिकल्स की बात नहीं की मैंने, ये नहीं कहा कि सारे के सारे पार्टिकल प्रोडक्ट में चले जाएंगे। नो डियर स्टूडेंट्स, ओनली सम पार्टिकल्स will go into product. Why this is so? Why all the particles are not converting into the product? Dear students, all this depends upon collision between the particles. कि किस तरह की collision हो रही है पार्टिकल्स के दरमियान। अब मैं बात करने लगा हूं बड़ी इंपॉर्टेंट, इसका मतलब है 2 पॉइंट्स हो गए। कौन कौन से 2 पॉइंट्स हो गए? पहला पॉइंट कि पार्टिकल्स जो होंगे वो होमोजीनियस मिक्सचर बनाएंगे, और दूसरी बात कि पार्टिकल्स कोलाइड करेंगे और कोलाइड करने के बाद कुछ पार्टिकल्स, बहुत सारे पार्टिकल भी हो सकते हैं, बहुत कम पार्टिकल भी हो सकते हैं, वो प्रोडक्ट में चले जाएंगे और कुछ पार्टिकल्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होंगे। वेरी गुड, दैट्स ग्रेट। सो डियर स्टूडेंट्स, वी आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ collision depending upon the energy of the particles. In fact, we have 2 types of collisions which occurs between the reactant molecules, and those collisions are effective and ineffective.
यानी कि कोलिजन्स मॉलिक्यूल्स के दरमियान दो तरह की होंगी, आइंस के दरमियान दो तरह की होंगी, एटम्स के दरमियान दो तरह की होंगी। कौन कौन सी? एक मुअस्सर और एक गैर मुअस्सर। तो प्यारे बच्चों, जब मैंने मुअस्सर की बात की थी तो मैंने पहले भी आपको ये बात बताई, दोबारा बताने जा रहा हूं कि द कोलिजन आफ्टर विच रिएक्टेंट क्रॉस एनर्जी हिल, इट्स मीन दैट those collisions after which the reactant successes to go into the product, it is known as effective collision. When it crosses the energy hill, it is called as the effective collision. But when the reactant bounces back, it does not have sufficient energy to cross this barrier, it will bounce back, and that time the collision will not be called effective, it will be called ineffective. Very good, dear students. अब आपके ज़हन में एक सवाल आ रहा होगा, क्योंकि माशाल्लाह आपके ज़हन बड़े शार्प हैं और आप बातों को अच्छी तरह पिक कर रहे हैं, मुझे पता है। तो डियर स्टूडेंट देखिए, अब आप सोच रहे होंगे कि अफेक्टिव कोलिजन कब होंगी और इनफेक्टिव कोलिजन कब होंगी। तो प्यारे बच्चों, अगली ही हमारे पास जो है वो एक हेडिंग है कि व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशन फॉर अफेक्टिव कोलिजन। ये शॉर्ट क्वेश्चन भी है कि राइट डाउन necessary conditions for effective collision. So dear students, we have three necessary conditions that reactant should have to convert into a product. But the first one is activation energy. सबसे बच्चों बुनियादी शर्त ये है कि रिएक्टेंट के पास एनर्जी सफिशिएंट होनी चाहिए कि वो इस बैरियर को क्रॉस करने के एलिजिबल हों। अगर एलिजिबल होंगे तो डेफिनेटली वो कोलिजन कौन सी होने जा रही है? अफेक्टिव। दूसरी बच्चों बात, टेम्परेचर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, बिकॉज टेम्परेचर इंक्रीज करने से मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी या एनर्जी बढ़ती है, कोलिजन्स बढ़ती हैं और अफेक्टिव कोलिजन के चांसेस भी बढ़ते जाते हैं। और इसी तरह द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द थर्ड essential necessary condition for the effective collision is the proper orientation. Proper orientation से मतलब कि उनके टकराने का जो ओरिएंट है वो किस तरह से टकरा रहे हैं आपस में, उस पर डिपेंड करता है कि कोलिजन अफेक्टिव होगी या नहीं होगी। अब ये जो प्रॉपर ओरिएंटेशन है इसे हम डिस्कस करते हैं। देखिए, प्रॉपर ओरिएंटेशन जो है बेसिकली इसमें हमारे पास एक केमिकल रिएक्शन की एग्जांपल लेते हैं हम कि प्रॉपर ओरिएंटेशन किस तरह से हमें समझना है कि रिएक्टेंट को जब एक दूसरे से कोलाइड करना है तो ओरिएंटेशन किस तरह मैटर करती है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है और इसे आपने लाजमी अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करना है। देखिए, मेरे पास एक केमिकल रिएक्शन है जो आपको समझाने के लिए मैंने एग्जाम्पल के तौर पर लिखा है। इसे आप अपनी बुक में लिख लीजिए ताकि आपको ये बाद में भी जो है वो याद रहे, और ये डायग्राम जो मैंने बनाई है वो भी आप साथ अपनी बुक में बना लीजिए ताकि आपको किसी को समझा भी सके। आप देखिए कि हमारे पास नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड है NO3 और ये कार्बन मोनोऑक्साइड है, ठीक है। और जब ये दोनों रिएक्ट करते हैं तो इनके रिएक्ट करने से हमारे पास नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 बनती है और साथ में कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीडाइज होकर कार्बन डाइऑक्साइड में प्रोडक्ट में जाती है। तो अब आप गौर करिएगा, बड़ी दिलचस्प बात है बच्चों। देख लीजिए, मेरे पास N है नाइट्रोजन, फिर ये 3 ऑक्सीजन के एटम है, मैंने इसे रिप्रेजेंट किया है NO3, और ये मेरे पास क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड। अब अगर देखिए इन दोनों की कोलाइड करने की ओरिएंटेशन अगर ऐसे है कि कार्बन ऑक्सीजन को फेस कर रहा है, कार्बन इज फेसिंग द ऑक्सीजन एटम, देन दिस कार्बन विल अट्रैक्ट और अटैच वन ऑक्सीजन एटम एंड इट विल फॉर्म कार्बन dioxide, and here what will remain? It will remain nitrogen dioxide. So this was the one fact that if carbon comes in contact with oxygen, the chemical reaction is happening and we are obtaining carbon dioxide. But let's see, dear students, if we have a nitrogen trioxide or reactant वही है कार्बन मोनोऑक्साइड, but the orientation of the approach has been changed. Now carbon monoxide is approaching to nitrogen trioxide facing oxygen atom to each other. तो ये दोनों आपस में अटैच नहीं होंगे क्योंकि ऑक्सीजन ने तो कार्बन के साथ अटैच होना था, इसलिए दिस इज नॉट द प्रॉपर ओरिएंटेशन
for this reaction to occur. So therefore we can say that no reaction will take place in this sense. तो बच्चों कितनी बातें हो गई? 3. कौन कौन सी? रिएक्टेंट के पास एक्टिवेशन एनर्जी का होना जरूरी है। दूसरी बात, हमारे पास टेम्परेचर जितना हम ज्यादा करेंगे उतना ज्यादा हमारे लिए इफेक्टिव होगा, इस सेंस में कि टेम्परेचर भी हमारे लिए जो है वो रिएक्शन को जो है वो प्रोसीड करने में हमारी हेल्प करता है। एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर को कम करके हमारे पास ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट बनाता है। और तीसरी और इंपॉर्टेंट चीज जो है वो हमारे पास जो है वो क्या है? वो है ओरिएंटेशन। अगर ओरिएंटेशन हमारे पास प्रॉपरली होगी तो ज्यादा इफेक्टिव कोलिजन होने के चांसेस मौजूद हैं डियर स्टूडेंट्स। तो ये तो हमारे पास हो गया कि क्या नेसेसरी कंडीशंस हैं प्रॉपर क्या इफेक्टिव कोलिजन के लिए। अब हम आगे चलते हैं। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, और वो बच्चों क्या है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और इसे समझना बड़ा जरूरी है। ये शॉर्ट क्वेश्चन भी है, ये आप हाईलाइट कर लीजिए अपने पास। क्या शॉर्ट क्वेश्चन है? व्हाट इज एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स? उसकी एग्जांपल बतानी होती है हमें। तो देखिए, इट इज एन अनस्टेबल कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल एटम्स, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इन्वॉल्व्ड इन अ केमिकल रिएक्शन फॉर विच एनर्जी इज मैक्सिमम। अब गौर कीजिए क्या मतलब, मैं आपको इसका मतलब समझाता हूं। देखिए, इट इज एन अनस्टेबल कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल एटम्स, मतलब हमारे पास एक रिएक्शन है, इसमें एक रिएक्टेंट है ए और दूसरा रिएक्टेंट है बी और बी। ये दोनों आपस में मिलेंगे, जैसे हमने कहा ये होमोजेनियस मिक्सचर बनाएंगे, और होमोजेनियस मिक्सचर बनाने के बाद क्या करेंगे? ये कोलाइड करेंगे। तो देखिए, जब ये कोलाइड करते हैं तो इनमें प्रोडक्ट से पहले एक स्टेज आती है जिसे कहते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। इसमें क्या होता है? अनस्टेबल कॉम्बिनेशन है ये, किसका? ऑल एटम्स का। पहले देखिए, ए और ए कनेक्टेड थे, लेकिन अब आप देख रहे हैं ए और बी भी कुछ हद तक कनेक्टेड हो गए हैं, और ये ए और बी भी कुछ हद तक कनेक्टेड हो गए हैं। मतलब क्या कि पुराने बॉन्ड टूट रहे हैं और नए बॉन्ड बन रहे हैं। इसका मतलब है जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है बेटा, तो उसमें पुराने जितने भी केमिकल बॉन्ड्स हैं वो ब्रेक होकर नए बॉन्ड्स में चले जाते हैं, नए बॉन्ड बन जाते हैं, और जो स्पीशी बनती है वो केमिकली डिफरेंट होती है पहले वाली रिएक्टेंट की स्पीशी से। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक अनस्टेबल स्पीशी है, और इसमें तमाम एटम एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं। कौन से एटम्स कंबाइन होते हैं? जिनके पास एक्टिवेशन एनर्जी होती है, जिनकी एनर्जी मैक्सिमम होती है, जो हमने पहले डिस्कस की कि मैक्सिमम एनर्जी क्या है, या वो वाले मॉलिक्यूल जो एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर को क्रॉस कर जाते हैं, वो पहले कुछ देर के लिए इस ट्रांजिशन स्टेज में रुकते हैं, और फिर आप देख रहे हैं पहले ए और ए के दरमियान बॉन्ड था, अब ए और बी के दरमियान बॉन्ड है, और फिर इसी तरह ए और बी के दरमियान बॉन्ड है। तो प्रोडक्ट जो है वो केमिकली डिफरेंट है। किससे डिफरेंट है बेटा? रिएक्टेंट से डिफरेंट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास एक और शॉर्ट क्वेश्चन, अब इसमें मैंने दो बातें बतानी है। इस एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स का दूसरा नाम है ट्रांजिशन स्टेट। व्हाट इज मेंट बाय ट्रांजिशन स्टेट? ट्रांजिट का मतलब है कुछ लम्हे के लिए रहने वाला, और ट्रांजिशन में एक और इंपॉर्टेंट बात आ जाती है कि ये एक ऐसी स्टेज है जो थोड़ी देर के लिए अपना वजूद बरकरार रखती है और फिर कन्वर्ट हो जाती है प्रोडक्ट के अंदर। इसलिए एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स का दूसरा नाम ट्रांजिशन स्टेज है। और ये क्या है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स? एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स एक कॉम्बिनेशन है, एक अनस्टेबल कॉम्बिनेशन है। किसका? तमाम एटम्स का जो एक केमिकल रिएक्शन का हिस्सा हैं, और वो एटम्स जिनकी एनर्जी मैक्सिमम है। इसी तरह आगे चलते हैं। इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स क्या है? इट इज वेरी शॉर्ट लिव्ड, मतलब थोड़ी देर बरकरार रखेगा अपना वजूद और फिर कहां चला जाएगा? प्रोडक्ट में। फिर इट डीकंपोजेज इनटू प्रोडक्ट। डेफिनेट सी बात है, क्योंकि इन मॉलिक्यूल्स के पास, इन एटम्स के पास, इन आयंस के पास मैक्सिमम एनर्जी है, और ये क्या करेंगे? ये डीकंपोज हो जाएंगे। किसमें डीकंपोज हो जाएंगे बच्चों? प्रोडक्ट में। इसी तरह it as it exists for a very short time, therefore it is known as transition stage, that remains for a while, that remains for the short period of time,
and then it decomposes into product. Very good. It's mean that the short question which is coming in our mind is this, that what is defined transition state or defined activated complex. तो उसको डिफाइन करने के लिए हम क्या कहेंगे कि ट्रांजिशन स्टेट है that is an unstable combination of all the atoms present in a chemical reaction for which energy is maximum. Very good. शाबाश, बहुत अच्छे बच्चे हैं। अब देखिए कन्वर्जन ऑफ एनर्जीज। अब एक बात आपको मैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट है जो समझाना चाहता हूं, आपके माइंड में आ रही होगी कि ये पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज या डिक्रीज होती है या इनमें एनर्जी कन्वर्जन क्या होती है। ये बात मैंने आपको समझानी है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, आप गौर कीजिएगा। अच्छा देखिए, जब रिएक्टेंट्स ने कोलाइड नहीं किया होता, यानी हम कह सकते हैं बिफोर कोलिजन, कोलाइड करने से पहले मॉलिक्यूल्स स्लोस डाउन। पहले अगर वो तेजी से मूव कर रहे थे, अगर आपको पता है मोशन की वजह से जो एनर्जी होती है उसे हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। पहले अगर वो तेजी से मूव कर रहे थे तो कोलाइड करने से पहले रिएक्टेंट्स के मॉलिक्यूल क्या करते हैं, दे स्लोस डाउन। एंड व्हाट हैपेंस व्हेन दे स्लोस डाउन, देयर काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजेस। इनकी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होती है, और वो काइनेटिक एनर्जी जब डिक्रीज होती है that is converted into other form of energy which is called as potential energy. तो प्यारे बच्चों, एक बात मैं आपको बताता चलूं, किसी भी चीज के मूव करने से, यानी कोई चीज जब मूव कर रही होती तेजी के साथ, उसमें जो एनर्जी होती है उसका नाम काइनेटिक एनर्जी। लेकिन जब कोई दो चीजें एक दूसरे के करीब आ जाती हैं, उनके दरमियान बॉन्ड बन जाता है, तो फिर काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती है, और वो काइनेटिक एनर्जी कम होती है तो दूसरी एनर्जी ज्यादा हो जाती है, और वो कौन सी एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी। दैट्स वेरी ग्रेट। तो इसका मतलब एक बात माइंड में रखिएगा कि जब रिएक्टेंट्स के मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है। जब वो कोलाइड करते हैं वो स्लो डाउन हो जाते हैं, कोलाइड करने से पहले उनकी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो जाती है, और दैट डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी अपीयर्स इन द फॉर्म ऑफ इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। दैट्स ग्रेट। तो ये हमारे पास कौन सी हेडिंग थी, कन्वर्जन ऑफ एनर्जीज। हाउ मेनी टाइप ऑफ एनर्जीज वी हैव स्टडीड, टू। कौन कौन सी, वन इज काइनेटिक, अनदर इज पोटेंशियल एनर्जी। दैट्स ग्रेट। अब हम आगे बात करते हैं, बात को लेकर आगे बढ़ते हैं। लास्ट पॉइंट हमारे आज के लेक्चर का, एक्टिवेशन एनर्जी फॉर टू टाइप ऑफ रिएक्शंस व्हिच यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन 10th grade. One is exothermic and other is endothermic. बच्चों कितनी तरह के रिएक्शन हैं, दो तरह के। कौन कौन से, एक एक्सोथर्मिक और दूसरा एंडोथर्मिक। एक्सो से मुराद ऐसे रिएक्शन जिसमें हीट इवॉल्व होती है, खारिज होती है, और एंडोथर्मिक से मुराद ऐसे रिएक्शन जिनमें हीट अब्सॉर्ब होती है, जज़ब होती है। तो ये दो तरह के रिएक्शन हैं जिनके लिए हम इनको एक्सप्लेन करेंगे कि दोनों रिएक्शंस में एक्टिवेशन एनर्जी में क्या चेंजेस आती हैं। आप गौर फरमाइएगा। एंडोथर्मिक रिएक्शन, मेरे पास ये ग्राफ है, क्योंकि ग्राफ के बगैर बात समझ नहीं आएगी। बेटा एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शन होते क्या है, ऐसे रिएक्शंस जिनको टेक प्लेस होने के लिए हीट दरकार हो, जिन्हें एनर्जी अब्सॉर्ब करनी पड़े, दो रिएक्शन आर कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शंस। देखिए मेरे पास ये मैंने R लिखा है, दिस R रिप्रेजेंट्स टू द रिएक्टेंट्स एंड दिस इज द एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट्स। अब ये रिएक्टेंट्स की एनर्जी है, और ये क्या है, ये एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर है। अगर इन रिएक्टेंट के पास इतनी एनर्जी होगी फिर ये प्रोडक्ट में जाएंगे, वरना ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो सकते। और जब ये रिएक्टेंट्स एनर्जी बैरियर को क्रॉस करते हैं तो क्या बन जाता है बच्चों, प्रोडक्ट बन जाता है। अब यहां पर गौर कीजिएगा, मैंने क्या लिखा है, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स, यानी कि रिएक्टेंट्स की जो एनर्जी है दैट इज लेस देन द एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट, यानी कि वो प्रोडक्ट की एनर्जी से कम है फॉर दिस टाइप ऑफ रिएक्शंस। क्यों, क्योंकि हमारा रिएक्शन एंडोथर्मिक है, रिएक्टेंट्स ने क्या किया, एनर्जी अब्सॉर्ब की, इसलिए प्रोडक्ट्स की एनर्जी क्या हो गई, ज्यादा। और ये डेल्टा एच क्या है, ये है चेंज इन एंथैल्पी, चेंज इन एनर्जी बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड
प्रोडक्ट्स, शाबाश, रिएक्टेंट्स की एनर्जी ये थी, अब प्रोडक्ट्स की एनर्जी ये है। सो दिस इज बेसिकली कॉल्ड एज एंडोथर्मिक रिएक्शन, एक्टिवेशन एनर्जी फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन। इस रिएक्शन में क्या है, रिएक्टेंट की एनर्जी होगी कम और प्रोडक्ट की एनर्जी होगी ज्यादा। क्यों? क्योंकि रिएक्टेंट्स विल अब्सॉर्ब द एनर्जी एंड दे विल कन्वर्ट इट इनटू द प्रोडक्ट, और ये प्रोडक्ट हाई एनर्जी वाला होगा, लेस स्टेबल होगा। इस प्रोडक्ट को अगर वापस आना है बड़ा आसान है। इसका मतलब है एंडोथर्मिक रिएक्शन फॉरवर्ड तो बड़े अच्छी तरीके से जा सकते हैं, आसान, फॉरवर्ड मुश्किल से जाएंगे। हाँ, इनका बैकवर्ड आना बड़ा आसान है, क्योंकि बैकवर्ड आने के लिए बड़ी कम एनर्जी चाहिए। इसी तरह हम आगे चलते हैं। दूसरा हमारे पास कौन सा रिएक्शन है डियर स्टूडेंट्स? वी हैव एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। अब देखिए इसमें क्या है, मैं ग्राफ से बात समझाना चाहूंगा, गौर कीजिएगा। ये हमारे पास किसकी एनर्जी है? रिएक्टेंट्स की, वेरी गुड। और ये किसकी एनर्जी नजर आ रही है? प्रोडक्ट्स की, दैट्स गुड। अब देखिए एनर्जी ज्यादा किसकी है? रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा है, और कम किसकी है? प्रोडक्ट की एनर्जी कम है। हुआ क्या इस रिएक्शन में? रिएक्टेंट्स की एनर्जी डिक्रीज क्यों हो गई? तो हमें पता चला कि ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। इस रिएक्शन में जब रिएक्शन हुआ तो रिएक्टेंट्स ने एनर्जी अब्सॉर्ब करने की बजाय एनर्जी को रिलीज किया, जिसकी वजह से रिएक्टेंट्स की एनर्जी कम हुई और वो किस में आ गए? प्रोडक्ट में आ गए। ये क्या था? ये है एक्टिवेशन एनर्जी। इसका मतलब है बच्चों, बात याद रखिए, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का फॉरवर्ड जाना आसान है। क्यों आसान है? क्योंकि इनको बाहर से किसी से एनर्जी नहीं लेनी, खुद ब खुद ये प्रोडक्ट में चले जाएंगे। लेकिन अब अगर प्रोडक्ट में वापस आना है रिएक्टेंट्स में, तो ये इतना आसान नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप देखिए, अगर प्रोडक्ट वापस आएंगे तो इन्हें इतनी एनर्जी चाहिए, इतनी एनर्जी चाहिए। लेकिन अगर इस रिएक्शन में प्रोडक्ट वापस आना चाहते हैं तो इनको इतनी एनर्जी सिर्फ चाहिए। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि एंडोथर्मिक रिएक्शंस में फॉरवर्ड रिएक्शन होना मुश्किल है, लेकिन बैकवर्ड रिएक्शन होना मुश्किल नहीं है, क्योंकि प्रोडक्ट आसानी से रिएक्टेंट्स में आ सकते हैं। और दूसरी बात, रिएक्टेंट्स की जो एंडोथर्मिक रिएक्शन हैं उनमें एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू ज्यादा होती है, जबकि एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए कम होती है। तो ये बच्चों हमारे पास आज का जो हमारा पहला टॉपिक जो हमने डिस्कस किया इस हवाले से, उसका नाम था एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। इसमें हमने थोड़ा सा, अगर मैं समराइज करता चलूं, इसमें 2-4 बड़ी इंपॉर्टेंट बातें थी जो हमने सीखी आज। हमने कहा कि एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन क्या है। हमें पता चला कि मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो रिएक्टेंट को दरकार है टू कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट, या द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर एन इफेक्टिव कोलिजन, हमने कहा उसे एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। फिर हमने कहा कि इसका यूनिट क्या है, पता चला किलो जूल पर मोल। हमने कहा इसका सिंबल क्या है, हमें पता चला EA। फिर हमने ग्राफ से रिप्रेजेंट किया। अभी भी मैंने 2 ग्राफ आपके सामने बनाए हुए हैं, इनसे भी आपको ये बात क्लियर होती है। फिर हम आगे चले, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के बाद हम आगे आए। हमने कहा कि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो होमोजीनियस मिक्सचर बनाते हैं, पहली बात। फिर कोलाइड करते हैं। कोलाइड करने के बाद हमारे पास कोलिजन के बाद जो इंपॉर्टेंट बात आ जाती है, हम क्या देखते हैं? कोलिजन के बाद जो बात आ जाती है, हमने कहा कोलिजन कितनी तरह का होता है? 2 टाइप ऑफ कोलिजन, वन इज अफेक्टिव एंड अदर इज इनअफेक्टिव। फिर हमने कोलिजन की 2 बातों में डिफरेंशिएशन की। फिर हमने कहा कि अफेक्टिव कोलिजन को दरकार क्या क्या कंडीशन हैं, क्या क्या जरूरी कंडीशन है अफेक्टिव कोलिजन के लिए। तो पता चला कि इफेक्टिव कोलिजन के लिए 3 बातों का होना जरूरी है। एक्टिवेशन एनर्जी होनी चाहिए रिएक्टेंट्स के पास, टेम्परेचर की होना चाहिए, और तीसरी चीज उनकी ओरिएंटेशन प्रॉपर होनी चाहिए। फिर हम आ गए एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की तरफ। फिर हम आ गए इंपॉर्टेंट फीचर्स की तरफ, जो कि 3 हैं। ये शॉर्ट लिव्ड होता है, डिकम्पोज हो जाता है, थोड़ी देर के लिए एग्जिस्ट करता है, इसलिए इसे ट्रांजिशन स्टेट भी कहते हैं। फिर हम आगे कन्वर्जन ऑफ एनर्जी में क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू potential. When the reactants are present, they have kinetic energy. When they are converted to products, kinetic energy converts into potential energy.
And similarly, we have the last thing which we have discussed today, that is activation energy for exothermic and endothermic reactions, and we have made a graph. दो बातें याद रखिए, एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए फॉरवर्ड जाना मुश्किल, बैकवर्ड आना आसान। एक्सो के लिए फॉरवर्ड जाना आसान और बैकवर्ड आना मुश्किल। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आज का लेक्चर आपने अच्छी तरह से समझा होगा, अच्छी तरह से आपने इसे देखा होगा। तो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मिलूंगा। आपने नेक्स्ट लेक्चर तक इस लेक्चर को अच्छी तरह से लर्न करना है, इसे एक दफ़ा लिख के देखना है। जो शॉर्ट क्वेश्चन मैंने बताए हैं उनको देखिए। लॉन्ग क्वेश्चन अगर आता है तो क्या आएगा, एक्सप्लेन एक्टिवेशन एनर्जी। शॉर्ट क्वेश्चन आता है तो क्या आएगा, शॉर्ट क्वेश्चन लिस्ट कर लीजिए। पहला शॉर्ट क्वेश्चन हमने देखा कि जनाब डिफाइन एक्टिवेशन एनर्जी। दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन दैट व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशन फॉर इफेक्टिव कोलिजन। तीसरा शॉर्ट क्वेश्चन दैट इज बेसिकली डिफाइन एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स ऑफ द ट्रांजिशन स्टेज। और ये भी हम बात कर लेते हैं बाद में शॉर्ट क्वेश्चन में कि डिफरेंशिएट बिटवीन एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन। बल्कि ये हमारे पास पेपर में भी आ चुका है कि show the graphical representation of activation energy for exothermic and endothermic reactions. So that's all for today's lecture. Thank you very much. आपने बड़े गौर से लेक्चर सुना। नेक्स्ट लेक्चर तक इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।